address will be of great help for the students, participants, and especially to the P2P event management team. Now I take this opportunity to request Dr. Vidyadarji Vaidya to bless us with the guidance so that we can all bring the P2P event to a greater height and justify the objective of this event as welfare of the students. P2P event के Thank you for offering the moment to विज्ञान गुर्जरी वडोदरा यूनिट के P2P इवेंट के उद्घाटन समारोह में आए हुए सम्माननीय कुलपति श्री डॉक्टर श्रीवास्तव जी, MS यूनिवर्सिटी, सम्माननीय डीन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, वाइस डीन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, विज्ञान गुर्जरी के वडोदरा यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर पूजन वैष्णव सर, विज्ञान गुर्जरी वडोदरा यूनिट के सचिव डॉक्टर अमित भाई, मेरे सहयोगी डॉक्टर सुनील भाई कहा, श्री जिग्नेश भाई बोरीसागर और पूरे विज्ञान भारती के गुजरात के प्रवास के फाउंडर मेंबर जिसको हम कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, विश्व पितामह कह सकते हैं, ऐसे हमारे वडील मार्गदर्शक माननीय सुरेश जी हो। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छा कार्यक्रम विज्ञान गुर्जरी वडोदरा यूनिट द्वारा यहाँ हो रहा है। लगभग 2009 से विज्ञान गुर्जरी के साथ मैं जुड़ा हूँ। संगठन मंत्री का दायित्व था। वडोदरा में बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम MS यूनिवर्सिटी में हमने किए, फैकल्टी ऑफ साइंस में किए, यहाँ पे हमने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग भी की, ऊर्जा यात्रा भी, यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, कई सारी स्मृतियाँ अच्छी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो, कई सारे कार्यक्रम। तो मुझे पहले से ही और आत्मविश्वास है कि वडोदरा यूनिट में बहुत पोटेंशियल है और वह एक आइडियल यूनिट तरीके हम इसको डेवलप कर सकते हैं या हो सकता है। विज्ञान गुर्जरी का काम जो है गुजरात में अच्छा फैल रहा है। बाद में मैं अध्यक्ष बना 2 टर्म 16 से 20 और 2020 से मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य तरीके की जवाबदारी मिली। विज्ञान भारती के पहले तो 1-1.5 साल कोरोना में निकल गया, ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन सब कार्यक्रम थे, लेकिन अभी प्रत्यक्ष कार्यक्रम, प्रत्यक्ष प्रवास ये सब शुरू हुआ लखनऊ के अधिवेशन के बाद। पूरे देश भर में विविध कार्यक्रमों के जरिए, बैठकों के जरिए प्रवास हुआ। तो जानने का मौका मिल रहा है कि विज्ञान भारती अभी क्या कर रही है। आपने जो फिल्म देखी विज्ञान भारती का प्रवास शुरुआत, वो आपको जानने को मिला है। आप सभी को पता है विज्ञान भारती की शुरुआत 20 और 21 अक्टूबर को 1991 नागपुर के पास खापरी नाम का एक जगह है, वहाँ पे हुई। वहाँ स्वदेशी विज्ञान में विश्वास करने वाले ऐसे देश के कोने कोने से लगभग 75 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। 2 दिन के विचार मंथन के बाद स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ भारत यानी विज्ञान भारती का जन्म हुआ, शुरुआत की। प्रोफेसर KI वासु जी ने 1982 में ऑलरेडी इसका काम शुरू किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलुरु में। उस समय वो मेटलर्जी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। जब वो विदेश पढ़ने गए, विदेश में उनको पूछा गया कि भारत का योगदान क्या है आपके फील्ड में, तो उससे उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने बहुत सारा पढ़ना चालू किया, संशोधन किया। उनके ध्यान में आया ये हमारे को सिखाया जाता है कि विज्ञान की शुरुआत पश्चिम में हुई
और पश्चिम से ही हमारे यहाँ विज्ञान आया है। जब उन्होंने अध्ययन किया तो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की किताब हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री उनको पढ़ने में आई, तो उनको ध्यान में आया कि हर एक फील्ड में बहुत सारा काम हुआ है। गणित के क्षेत्र में हो, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हो, मेटलर्जी के क्षेत्र में उनका वो फील्ड था। फिर उनको लगा कि एक स्वदेशी साइंस की मूवमेंट हमने शुरू करनी चाहिए और भारतीय वैज्ञानिकों का क्या प्रदान था, यानी भारतीय ऋषि मुनियों से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक विज्ञान में अपना प्रदान क्या है, यह वो ढूंढने लगे। और उन्होंने प्रोफेसर सीवी रमन की जयंती 7 नवंबर को IISc बेंगलोर में उस दिन 1982 में पहला कार्यक्रम रखा। हम कह सकते हैं कि कंसेप्चुअली विज्ञान भारती वॉज बॉर्न इन द कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन 1982 एट द हैंड्स ऑफ प्रोफेसर K.I. बासु। और बसु जी ने उनके नेतृत्व में विज्ञान भारती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हर एक प्रांत में उसकी ब्रांचेस शुरू हुई। कर्णावती में भी सुरेश जी और उनके सहकारियों ने काम शुरू किया। जहाँ तक याद है एल इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मंथली लेक्चर सीरीज चलाई, तो गुजरात में विज्ञान भारती का काम भी शुरू हुआ। 2006 में मैं पुणे से आया, पुणे से आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। माननीय जयकुमार जी उस समय के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका एक प्रवास हुआ और वो प्रवास में मैं उपस्थित रहा। वैसे 2004 में बेंगलुरु के प्रथम विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन में उसकी पहचान हुई थी। एक रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए मैं गया था, तो उस पहचान का अच्छा गहराई से पहचान बनी और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक यूनिट शुरू करने की कोशिश हुई। मई 2009 में मुंबई में बैठक हुई, जिसमें माननीय सुरेश जी, मैं और अजय परी जी जो कर्णावती के हैं वो वहाँ थे, और वहाँ पे विचार विमर्श हुआ और अधिकारियों का मार्गदर्शन था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। नाम के लिए चर्चा हुई और जहाँ तक मुझे याद है उस समय हमारे विज्ञान भारती के पालक अधिकारी जो थे, संपर्क अधिकारी डॉक्टर मनमोहन जी वही थे, उन्होंने ये नाम सुझाया विज्ञान भारती। हम सबको वो पसंद आया। उस बैठक के बाद आनंद में एक बैठक हुई। काउंटर सेक्रेटरी जब बने डॉक्टर शुक्ला जी उनके घर में, और विज्ञान यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 17 सितंबर 2009 इस दिन विज्ञान गुर्जरी के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ। आनंद और वडोदरा यूनिट चालू हुआ, कारोबारी चालू हुई। कर्णावती में धीरे धीरे काम शुरू हुआ फिर से, और विधिवत 2016 तक मेरे पास संगठन मंत्री का दायित्व था और धीरे धीरे सदस्यता संख्या बढ़ती गई। मैं जब अध्यक्ष बना तो 232 सदस्य थे, लाइव मेंबर्स, और 2020 में मैंने जब अध्यक्ष पद मेरे 2 टर्म पूरे हुए तो लगभग 550 के करीब, यानी दुगनी संख्या में मेंबर्स बने। माननीय चैतन्य जोशी जो उस समय उपाध्यक्ष थे वो काम के अध्यक्ष बने। प्रशांत गुंजाड़िया जी सचिव बने जो मेरे समय में उप सचिव थे, और मौनिक जानी जी वडोदरा के वो सचिव थे। हम तीनों की एक टीम थी। प्रवास बैठकों का दौर चलता रहा, कार्यक्रम काम बढ़ाने का प्रयास करता रहा और लगभग 7-8 यूनिट तक प्रोग्रेस गया। उस समय माननीय जैन जी हमारे संगठन मंत्री थे और वो उनका मार्गदर्शन था कि गुजरात लेवल का एक विज्ञान सम्मेलन आप आयोजित करो। बार बार चर्चा होती रही, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन संयोगवश माननीय चैतन्य जोशी जब अध्यक्ष बने, उनके कार्यकाल में पहले स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल और उसके बाद में गुजरात विज्ञान सम्मेलन। उस समय कोरोना था, इसलिए पूरा ऑनलाइन मोड में गुजरात विज्ञान सम्मेलन हुआ। इसकी अधिक जानकारी जिग्नेश भाई कोलिसागर जी ने दी। तो मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है, जैसे अभी थोड़ा सुनील भाई कहा उसके बारे में, कि अभी विज्ञान गुर्जरी की लगभग 14 से 15 जगह ब्रांचेस शाखा और 4000 के ऊपर लाइफ मेंबर और एनुअल मेंबर्स है। आपको बताते हुए मुझे आनंद होता है कि हम लगभग 5वें-6वें नंबर पे थे। विज्ञान भारती का काम 38 प्रांतों में चलता है अलग अलग नामों से, और लगभग हमारे 16 से 17 आयाम है अलग अलग।
अभी विज्ञान गुरुजरी गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पे है। तो ये सभी का आपका सफलता का बहुत बड़ी मेहनत का ये फल है कि हम नंबर 1 पे पहुंचे हैं। कर्णावती में एक बैठक में हमारे प्रवीण जी जो राष्ट्रीय सचिव है पूर्णकालिक वो आए थे। उनके सामने पाटन यूनिट के जितने भी मेंबर्स बनाए सबसे ज़्यादा मेंबर पाटन यूनिट के, जिन्हें कोई बताएंगे एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है पाटन यूनिट का। लेकिन लाइव मेंबर और एनुअल मेंबर का दो बड़े बड़े बॉक्स फाइल उन्होंने प्रेजेंट अध्यक्ष जी को। तो उसी समय जिन्हें मैंने बताया कि इतनी मेंबरशिप है, प्रवीण जी ने मुझे बताया कि नंबर 1 पे कर्नाटक था जो लगभग 1250-1300 था, उसको हमने क्रॉस करके हमारे 2500 के ऊपर लाइव मेंबर्स थे। तो कहने का मतलब है कि हम सातत्यपूर्ण प्रयास करेंगे, कार्यक्रम करेंगे तो अपनी मेंबरशिप बढ़ती है। केवल मेंबर बढ़ाकर हम काम नहीं कर रहे तो हम विविध उपक्रम कर रहे हैं। मुझे कई सारे मेंबर्स बोलते हैं कि मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि हम सभी देख नहीं पाते, इसलिए डिसअपियरिंग मैसेज का भी एक ऑप्शन लोगों ने बीच में डालना शुरू किया। ठीक है, लेकिन कार्यक्रम इतने हो रहे उसकी जानकारी सबको है। मैं जिग्नेश भाई को अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूँ उनकी टीम को कि अभी अभी GVS पूरा हुआ 28 तारीख को और आज तारीख 5 है। कल रात को उन्होंने उसका रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। तो कहने का मतलब है उसका अकाउंट भी सेटल हो गया यानी वो तैयार हो गया। तो रियल हम अच्छे स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, आउटरीच अपना बढ़ गया है। पहली बार 2023 में हर 22 की जो एग्ज़ाम हुई विद्यार्थी विज्ञान मंथन की, इस बार पहली बार 26 जिलाओं में हमने कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति, कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर, और सभी के साथ संपर्क हुआ। इसमें 5,500 के ऊपर विद्यार्थी विज्ञान मंथन में रजिस्ट्रेशन हुआ। तो विज्ञान गुरुजरी का यहाँ का जो प्रवास है उसकी प्रगति देखकर मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं 2009 से इसके साथ इन्वॉल्व हुआ हूँ। अभी इसको और व्यापक स्वरूप में हमको लेके जाना है। तो जैसा जिग्नेश भाई ने बताया कि विश्व विक्रम हमने किया 2022 में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में 75 दिन में 75 डेज, 75 स्पीकर, 75 कैंपसेस में कंटिन्यूअस अलग अलग टॉपिक पे लेक्चर सीरीज हुई और ये बहुत बड़ा विश्व विक्रम हमने किया। तो विज्ञान गुरुजरी के सभी लेक्चर और कार्यकर्ताओं को मैं फिर से अभिनंदन देना चाहता हूँ इस अचीवमेंट। कई सारे लोगों ने संकल्प लिया लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये टीम है, हार्डवर्क है सभी का। अभी तो इन्होंने 100 का लक्ष्य रखा है, क्योंकि 2022 के बाद अमृतकाल शुरू हुआ है। तो 2047 तक हमको देश को नंबर 1 पे लेके जाना है। मोदी जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनाना है, $3 ट्रिलियन है। पूरे विश्व में हमारा 5वां नंबर है इकोनॉमी के क्षेत्र में। इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसा फिल्म में बताया गया, विज्ञान भारती इज द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट। उससे हमारे से बड़ी है साइंस इंडिया कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस है, तो उसका बड़ा इतिहास है, उसमें ज़्यादा मेंबरशिप है। लेकिन उसकी एक्टिविटी एक सीमित दायरे तक है। लेकिन समाज तक विज्ञान को पहुंचाना और स्वदेशी भावना से विज्ञान को पहुंचाना, ये स्वदेशी साइंस मूवमेंट है। अभी लोग पूछते हैं साइंस तो यूनिवर्सल है, स्वदेशी क्या है? तो स्वदेशी है भारतीय दृष्टिकोण, विज्ञान के तरफ देखने का भारतीय दृष्टिकोण ये अलग है। पश्चिम का दृष्टिकोण और भारत का दृष्टिकोण अलग है। आज हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अभी तक जो विज्ञान की प्रगति रही है वो बहुत स्पेक्टेकुलर रही है, लेकिन उसमें कई सारी समस्याओं को जन्म दिया है, क्योंकि दृष्टिकोण जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है, नेचर फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो विज्ञान भारती उसको प्रपोज करती है। आपने विज्ञान भारती की प्रार्थना देखी तो उसमें है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण निकाला गया तो भी पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण ऐड किया तो भी पूर्ण है।
तो एक हमारी पूर्णत्व की कल्पना है, कोई आधा अधूरा नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच की कल्पना है। विद्या और अविद्या, विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भयम सह, इसका मतलब है विद्या और अविद्या द्वारा दोनों हम इकट्ठा प्रैक्टिस करेंगे, आइदर और नहीं। विद्या यानी स्पिरिचुअल साइंसेस, अविद्या यानी फिजिकल साइंसेस। आज हम जो स्टूडेंट बैठे हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सब अविद्या है, ये भी आवश्यक है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते, यानी फिजिकल साइंसेस के डेवलपमेंट के द्वारा मृत्यु जिस कारणों से आ सकती है ऐसे का निदान हमको करना है, उसके ऊपर मात करनी है और विद्या द्वारा अमृतत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसलिए कहा गया है संस्कृत में वे विद्ये अधिथव्य, इसका मतलब है इसमें आइदर और नहीं है, ये भारतीय दृष्टिकोण, यह हमको समझना है। इसलिए हम कहते हैं साइंस विज्ञान भारती इज ए पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। वी आर प्रपोजिंग साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। उसका एक ज्वलंत उदाहरण कोरोना काल में अपने मोदी जी के गवर्नमेंट ने दिया। हमने कोरोना को मात देने के लिए 2 वैक्सीन बनाई और इंडस्ट्री को तैयार किया, साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, उसके टेस्टिंग होने के बाद उसको मास प्रोडक्शन कर दिया। देश के सभी नागरिकों को तो दिया ही, लेकिन विश्व के 100 के ऊपर देशों को उसको वितरित किया। बाकी सब देश प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, फार्मेसी। लेकिन हमारा जो देश था उसको हमने मानवता के दृष्टि से पूरे विश्व में वितरित किया। और जिस बक्से में वो वैक्सीन जा रही थी उसके ऊपर लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है हमारा कुटुंब है। तो बहुत कठिन घड़ी में जब भारत पूरा खड़ा हुआ, ऐसा बताते हैं कि कोरोना पीक समय में था तो किसी भी देश में जाना मुश्किल था, तो वैक्सीन पहुंचाएंगे कैसे? तो एयर इंडिया के पायलट तैयार हुए, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वो वैक्सीन पहुंचाई। सारे देशों ने भारत का बहुत उसका सम्मान किया। इसलिए ऐसा अनुभव में आया जब युद्ध हुए, मिडल ईस्ट में युद्ध हुआ, अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत के सभी स्टूडेंट हो, नागरिक हो, उनको सफलतापूर्वक हम ला सके। युद्ध करने दोनों देश भारत के मित्र बन गए। ये अपने फॉरेन पॉलिसी है, अपना दृष्टिकोण है, मानवता का दृष्टिकोण है। तुर्की जो पाकिस्तान के साथ में था, उस तुर्की को अभी अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा मदद भारत ने पहुंचाई। वो गदगद हो गए, वहाँ के नागरिकों ने सैनिकों का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, क्योंकि रियल में मानवता की मदद हमने की है। उन्होंने माना कि हमारी गलती हुई थी कि कश्मीर के मामले में हमने पाकिस्तान के बाजू में निर्णय लिया, वो मान लिया उन्होंने। तो ये भारत का दृष्टिकोण है। विज्ञान के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण यही है कि जिस विज्ञान से मानवता का भला हो वह विज्ञान हम लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे इकलौते नोबेल laureate जिन्होंने भारत में काम करके नोबेल प्राइज साइंस में जीता, वो प्रोफेसर सी.वी. रामन, उनका ये रिकॉर्ड अभी तक अबाधित है। मेरे वाक्य में ये है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है साइंस में, लेकिन सभी ने विदेशों में जाके काम किया। यहाँ काम करने वाले और स्वतंत्रता के पूर्व आशिया के पहले व्यक्ति या काले पहले व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला, वो प्रोफेसर सी.वी. रामन। अभी 28 फरवरी को, जिसको हम नेशनल साइंस डे मानते हैं, तो 28 फरवरी उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की उस दिन 1928 में की, और 1930 को उनको नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट ही बुक the ticket of ship with his wife 4 months earlier than the prize distribution. उस सेरेमनी वो गए, उनका जो भाषण है वो देखने लायक, सुनने लायक है, पढ़ने लायक। उन्होंने कहा था कि मुझे नोबेल प्राइज मिला है, बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन मुझे एक बात का दुख है। उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे कि मेरा देश स्वतंत्र नहीं, मेरा देश गरीब है, मेरे खुद का ध्वज भी नहीं, क्योंकि पीछे यूनियन जैक हो रहा था। स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने वो स्पीच दिया। उन्होंने कहा, मैं भारतवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे भारत को डेवलप नेशन बनाना है, तो मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी बहुत सारा काम किया। ये स्वदेशी भावना से प्रेरित जितनी वैज्ञानिकों की पीढ़ी 1920 और 1930 के बीच में हुई,
प्रोफेसर सी.वी. रामन, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, ये सभी IACS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टेक्नीशियन ऑफ साइंस, यह महेंद्रलाल सरकार जी ने 1876 में कोलकाता में ये संस्था की शुरुआत करी। ही वॉज ए डॉक्टर और वो भारत के दूसरे डॉक्टर थे जिन्होंने मास्टर्स की पदवी पाई थी वेस्टर्न मेडिसिन में, और वो इंडियन जो उस समय की जो मेडिकल एसोसिएशन थी उसके चेयरमैन थे। उन्होंने बहुत पाश्चात्य मेडिसिन का बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत विद्वान थे, लेकिन उनका एक पेशेंट जो था वो ठीक नहीं हुआ और वो पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया और वो ठीक हो। बाद में वो पेशेंट ने आके बताया कि मैं ठीक हो गया। उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि मेरे दवाई से ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ और होम्योपैथी से हुआ। तो वो उनके डॉक्टर को मिले, वो उनके मित्र थे। उन्होंने वो जाना क्योंकि उनका स्वभाव था अध्ययन करने का, उन्होंने वो अध्ययन किया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और विधिवत उन्होंने होम्योपैथी का एजुकेशन लिया और उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हम होम्योपैथी को गाले, जैसे अभी कोरोना काल में मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि आयुर्वेद सब अम्बक है, सब बोगस है, लेकिन लोगों का अनुभव क्या है, वही काढ़े, वही रामदेव बाबा की दवाएं, उन्होंने बहुत सारा राहत दिया लोगों को। वैक्सीन तो ठीक है, वैक्सीन तो लेना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आयुर्वेद में कई सारे उपाय वो किए लोगों ने। तो उसको एक मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन ने उसका विरोध किया। उस समय वो भाषण दे रहे थे तो जब ब्रिटिश अधिकारियों को ये खबर पड़ी कि ये होम्योपैथी की तारीफ कर रहे थे तो उनका इतना दबदबा था कि उन्होंने वो भाषण पूरा करने से घर जाने तक उनको मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से निकाल दिया, उनको लाइसेंस रद्द करने की भी उन्होंने कोशिश की। इतना उनको, और होम्योपैथी कोई भारत का मेडिसिन नहीं, वो जर्मनी से आया है। कहने का मतलब है कि उन्होंने, उनके मन में विचार आया कि ये ब्रिटिश लोग जो है भारतीयों को विज्ञान पढ़ाने वाले नहीं है और हमको पीछे रखने वाले हैं, इसलिए उन्होंने स्वदेशी भावना से विद नेशनल स्पिरिट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टेक्नीशियन ऑफ साइंस की स्थापना की, जिसमें प्रोफेसर सी.वी. रामन ने भी काम करना शुरू किया। वो तो एजी ऑफिस में क्लर्क थे, चेन्नई से आए थे दक्षिण से, लेकिन उनको फिजिक्स में बड़ी रुचि थी, तो ये मिले उनको और उनको प्रेरित किया और वो उन्होंने वहाँ शोध कार्य शुरू किया। ऐसे कई सारे वैज्ञानिक जो है, जगदीश चंद्र बसु है, मिसिर है, सभी पूरे वैज्ञानिकों की श्रृंखला हम देखेंगे। ये गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं 1920 से 1930। प्रोफेसर सी.वी. रामन के भतीजे जिनको नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर चंद्रशेखर, जिन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत सारा काम किया, चंद्रशेखर लिमिट इस नाम से उनका संशोधन प्रसिद्ध है। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि किस पीरियड को आप भारतीय विज्ञान का स्वर्णकाल मानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 1920 और 1930 के बीच में सबसे अच्छा संशोधन भारतीय वैज्ञानिकों ने जब वो परतंत्र थे तभी किया और पूरे साइंस में दबदबा था। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, नेचर नाम का मैगजीन है जिसमें पेपर पब्लिश होना सभी वैज्ञानिकों का एक स्वप्न होता है। यहाँ किसी का हुआ होगा तो मुझे आनंद है, एमएस यूनिवर्सिटी में आप खोजो किसका हुआ है, जो नोबेल लॉरेट से उनके होते हैं। लेकिन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने जो संशोधन किया तो नेचर के एडिटर्स ने उनको लेटर लिखा कि आप हमारे पास सभी भेजो और हम पैसे पब्लिश करेंगे, इतना आपका क्वालिटी काम है। तो बाय इन्विटेशन उनके पेपर छपे नेचर मैगजीन में। तो इतना अच्छा क्वालिटी का काम, नोबेल प्राइज लायक काम, आचार्य प्रफुल्ल जगदीश चंद्र बसु को तो नोबेल प्राइज मिलना ही वाला था, लेकिन उन्होंने कुछ पेटेंटिंग और इसमें मना कर दिया कि ये हमारी भारतीय विचार परंपरा नहीं है, जो बौद्धिक संपदा मुझे मिली है, जो मैंने खोज किया है वो समाज को समर्पित है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को एक पत्र में कहा कि मेरी ऐसी सोच नहीं है, लेकिन वहाँ के उनके कुछ लोगों ने बहुत आग्रह किया तो भारत का सबसे पहला पेटेंट जगदीश चंद्र बसु के नाम पे। तब उन्होंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डेवलप किए और बायोफिजिक्स का पूरा एक थीम उन्होंने चालू किया। तो ऐसे वैज्ञानिकों का जो संशोधन है
तो उन्होंने पूछा चंद्रशेखर जी को कि ये आप क्यों मानते हैं स्वर्णकाल? तो उन्होंने कहा उस समय के वैज्ञानिक देशभक्ति से परिपूर्ण थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के इससे अपने विज्ञान के प्रदान के द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत का नाम रोशन किया पूरे विश्व में। इसलिए 1920 से 1930 का गोल्डन पीरियड माना जाता है। अभी हमको वही पीरियड लाना है। 1975 75 ईयर्स अपने इंडिपेंडेंस के हुए हैं। वो पीरियड को जागरूक करने के लिए विज्ञान भारती ने बहुत बड़ा एक नैरेटिव सेट किया कि भारतीय संस्थाओं और भारतीय वैज्ञानिकों का स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए क्या योगदान था। पूरे वर्ष साइंस इंडिया नाम का हमारा मैगजीन है। अगस्त 2021 के इशू में 11 आर्टिकल है। उसका हर भाषा में ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2022 के अगस्त में उसका दूसरा इशू पब्लिश हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे हमको दबाया, कैसे लूटपाट की और कैसे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित किया, उसके बारे में उसका है। और 2023 को ये हम तीसरा इशू निकालेंगे। तो हमारा ये नैरेटिव है कि भारतीय वैज्ञानिकों का और भारतीय विज्ञान की संस्थाओं का स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को ब्रिटिश लोगों के जो गुप्तचर संस्था है उन्होंने दिया था ही इज ए साइंटिस्ट इन द गार्ब ऑफ वो साइंटिस्ट के गार्ब में एक इसको हम कहेंगे क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी इन द गार्ब ऑफ साइंटिस्ट, ऐसा उनको कहा गया। तो कहने का मतलब है ये हम आगे लाना चाहते हैं और हमारा विजन जो है अभी विज्ञान भारती ने ये तय किया है एक थीम जिसके ऊपर आगे 2 साल में हम कार्यक्रम करेंगे। वह थीम है विकास का भारतीय प्रतिमान, इंडियन डेवलपमेंट मॉडल। इसके बारे में अभी कोलकाता में जो राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग हुआ उसमें माननीय सुरेश जी सोनी उनका एक बीज भाषण हुआ, पब्लिक लेक्चर था, उससे हमने वो शुरुआत की है। धीरे धीरे एक वर्किंग ग्रुप बनेगा राष्ट्रीय स्तर पे, स्टील का मैं सदस्य हूँ 4 लोगों के, उसमें हम डिटेलिंग करेंगे। और हर प्रांत में ये 2 साल तक हमको कार्यक्रम करने हैं कि विकास का भारतीय प्रतिमान क्या है, क्योंकि ये जरूरी है। जब तक हम रास्ते की दिशा नहीं बदलेंगे तब तक हम विश्व गुरु में नहीं तो मानवता के लिए भी हमको काम जो करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण का खतरा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कई सारे हम गिना सकते हैं, उसको हम मात नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय दृष्टि से जो विकास का अवधारणा है वो हमको विकसित करना पड़ेगा और उसमें आप सभी का मार्गदर्शन हमको चाहिए। मुझे इसी सर है तो 2 चीज़ें मैं आपसे अपेक्षा के लिए यहाँ व्यक्त करता हूँ। सर, इट इज़ प्राउड प्रिविलेज दैट द नेम ऑफ MS यूनिवर्सिटी इज टेकन विथ हाईएस्ट रिस्पेक्ट इन ऑल ओवर इंडिया। दैट इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मेनी साइंटिस्ट। तो ये पहले 5 विश्वविद्यालयों में कि जिसका प्रदान है। सर, यहाँ विज्ञान भारती की जो सोच है उसमें MS यूनिवर्सिटी पहले से ही सहभागिता दे रही है और भी कई क्षेत्रों में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, संस्कृत का डिपार्टमेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। वह विज्ञान भारती के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने ये जो बताया है कि विकास का भारतीय दृष्टिकोण, इस विषय पर भी मैं MS यूनिवर्सिटी से विनती करता हूँ कि आप आगे आकर इस कार्यक्रम को और अच्छा हम डेवलप करेंगे। और एक आपको मैं सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ, इस बार विज्ञान भारती का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है और 2 साल में कोरोना में नहीं हो पाया। 2017 में पुणे में होता भारतीय विज्ञान सम्मेलन। इसका मुख्य थीम होता है भारतीय भाषाओं में विज्ञान का प्रस्तुतिकरण। यह इस बार गुजरात में होने जा रहा है। इसकी तिथियाँ है अक्टूबर 8, लगभग 28 से 31 अक्टूबर रहेगा। और महात्मा मंदिर या साइंस सिटी से 2 लोकेशन हम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के साथ संपर्क किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने भी उसको हाँ बोला है। अभी उसकी कोर टीम बन गई है, धीरे धीरे सब टीम बनेगी। उसके 15-16 थीम होंगे, सब थीम्स होंगे। और उसमें मैं चाहता हूँ कि MS विश्वविद्यालय भी उसके साथ जुड़े एज ए इंस्टीट्यूशनल पार्टनर। तो मैं श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि
क्योंकि ओरिजिनल प्रपोजल सर यहाँ भी करने का था बड़ौदा में, लेकिन दो चीज़ों से वो पीछे रह गया। कनेक्टिविटी के मामले में बड़ौदा के एयरपोर्ट ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ये पहला मामला, क्योंकि इसमें लगभग 3-3.5 हज़ार प्रतिभागी आएंगे। लेकिन मैंने कहा है कि बड़ौदा में भी हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, फिलहाल अभी गांधीनगर में करने का हमने सोचा है। लेकिन सबसे पहले सर NS विश्वविद्यालय का नाम भारतीय विज्ञान सम्मेलन के लिए आया था, इसलिए मैं NS विश्वविद्यालय को विज्ञान भारती की ओर से बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि विज्ञान भारती गुजरात में जब नंबर 1 मेंबरशिप में है तो सभी एक्टिविटीज़ में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और हमारा जो उद्देश्य है, इस देश को हमको विकसित करना है अमृत काल में, तो ये विजन को हमको सबको मिलकर ताकत से काम करना है। और विज्ञान भारती के इस यज्ञ में आप सभी की आहुति संविदा अपने शक्ति बुद्धि क्षमता के अनुसार डालिए और अपने इस संकल्पों को पूरा करने में आप आगे बढ़कर सहभागी हुई। इतना ही बताते हुए मेरे 2 शब्द आपने बहुत शांति से सुने, कुछ कहने में कम ज़्यादा हुआ बस माफ़ करना, हिंदी में बात किया हूँ, इसलिए दादा अंग्रेजी बोलना यहाँ उचित नहीं था, इसलिए मैंने हिंदी में बात किया। तो यही मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय।